हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे। एक्चुअली हमने लगभग सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कुछ बचे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक डिस्कशन से रह गए थे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड होता है, कार्बनिक खाद्य का जो परिवहन होता है, उसको समझाने के लिए एक प्रेशर फ्लो मॉडल को एक्सप्लेन किया था और साथ ही मैंने आपको मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन किया था। उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ट्रांसपायरेशन नाम के एक टॉपिक को पढ़ा था और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को समझा था, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझा था। तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, आपको मालूम है ये स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने पर डिपेंड करता है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, रंध्र खुले होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन आसानी से होगा, और जब रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो आज हम उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारे डिस्कशन का सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स दो तरह के। किसी भी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना यानी कार्य की कोई भी प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करने में हमेशा सबसे पहले जो वातावरणीय कारक यानी एनवायरमेंटल फैक्टर शामिल होते हैं, हम उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं, बाह्य कारक। बाह्य कारक हम किनके लिए कह रहे हैं? वातावरण के कारकों। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या शामिल होंगे? ऐसी चीजें जिनका कंट्रोल एनवायरनमेंट के पास है, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी हो, विंड वेलोसिटी, ताप, दाब, आर्द्रता, नमी या वायु का वेग, ये सब वातावरणीय कारकों में शामिल होते हैं। लेकिन प्लांट की खुद की बॉडी में भी कुछ ऐसे कारक हैं जो उसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से डिसाइड होते हैं, उन्हें हम इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। इंटरनल फैक्टर मतलब प्लांट बॉडी के फैक्टर्स, और इंटरनल फैक्टर्स का मतलब प्लांट फैक्टर्स। बेसिकली इंटरनल फैक्टर में क्या इंक्लूड है? खुद ऐसे कारक जो पादप के शरीर से संबंधित है। तो जो भी कारक वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे, वो मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटे जाएंगे, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर एनवायरमेंटल एंड इंटरनल फैक्टर्स आर प्लांट फैक्टर्स। प्लांट फैक्टर प्लांट के बनने के साथ डिसाइड हो चुके हैं। प्लांट की जेनेटिक्स और एवोल्यूशन ने इनको डिसाइड किया है कि उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी यानी उसकी बाहरी और उसकी आंतरिक बनावट कैसी है। तो प्लांट फैक्टर्स में वेरिएशन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी स्टडी हम बाद में करेंगे। पर आप जानते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर वेरिएबल होते हैं, वातावरणीय कारक परिवर्तनशील होते हैं, तो पहले हम उनका अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो देखिए कौन कौन से ऐसे वातावरणीय कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले जिस फैक्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडलीय आर्द्रता। तो जो ह्यूमिडिटी है, इससे हमारा क्या मतलब है? हमें समझना होगा कि जो ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब है किसी पादप के चारों ओर के वातावरण में जो पहले से मौजूद जलवाष्प हैं, वाटर वेपर्स, उनकी सांद्रता।
आप सब समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्ती के अंदर और उसके बाहर, वातावरण में और पत्ती के अंदर, इन दोनों जगहों पर जलवाष्प की सांद्रता में अंतर के कारण ही हो पाती है। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन के डिफरेंस का ही तो रिजल्ट है। अंदर आप जानते हैं वाटर वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होती है सन के हीटिंग इफेक्ट की वजह से, बाहर वो कम होती है, तो डिफ्यूजन से वाटर वेपर के बाहर जाने को ही तो हम ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। तो अब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं वहां पे मौजूद एयर में वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो जब बाहर जलवाष्प की सांद्रता बढ़ेगी तो अंदर जो जलवाष्प की सांद्रता है उसकी तुलना में बाहर की जलवाष्प की सांद्रता का अंतर कम हो जाएगा। समझिए इस बात को, जैसे जैसे वाटर वेपर कंसंट्रेशन बाहर बढ़ेगी अंदर और बाहर का डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ये डिफरेंस अगर कंसंट्रेशन का कम होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम इसे क्या समझेंगे, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर जो ट्रांसपिरेशन है वो डिक्रीज होता है। हम बहुत आसानी समझ सकते हैं इस बात को कि जितनी एयर ड्राई है, जितनी हवा शुष्क है, जिसमें नमी की कमी है, जितनी नमी उसमें कम है, उतना ज्यादा प्लांट वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का त्याग करते हैं। यही रीजन है कि ड्राई सीजन्स में प्लांट को ज्यादा वाटर का लॉस करना पड़ता है, शुष्क क्षेत्रों में पौधे को अधिक जल की हानि करनी पड़ती है। तो जब जहां पर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, जहां आर्द्रता बढ़ रही है, वहां क्या होगा, वहां वाटर वेपर की कंसंट्रेशन का डिफरेंस कम होने के कारण क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आएगी। तो नमी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को हम समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। पर यहाँ एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि यहाँ जो ह्यूमिडिटी है उससे मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, ये सापेक्षिक आर्द्रता होती है। इस शब्द को हमें बहुत ध्यान से समझना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टर्म्स के हिसाब से समझिए कि वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए, कोई भी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो आप कह सकते हो प्रेजेंट कंसेंट्रेशन जो वाटर वेपर की है, यानी वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की सांद्रता अपॉन उसको पूरी तरह से सैचुरेट होने के लिए रिक्वायर्ड, मैं कह दूं रिक्वायर्ड वाटर वेपर फॉर सैचुरेशन। सैचुरेशन का क्या मतलब, देखिए हर जगह हवा में वाटर वेपर को संधारित करने के लिए, जलवाष्प को संधारित करने के लिए, वाटर वेपर को आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए हवा में एक लिमिट होती है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हवा अपने अंदर रख सकती है। अगर उसकी जो सैचुरेशन लिमिट है, संतृप्तता की जो सीमा, उससे ज्यादा जब वाटर वेपर एनवायरनमेंट में हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, कंडेंसेशन से बारिश शुरू हो जाती है। हम देखते हैं ना कि जब नमी बढ़ती है तो एक बहुत लिमिट पर बढ़ने पर फिर क्या चालू हो जाती है, बरसात शुरू हो जाती है। तो बरसात के सीजन में इसीलिए नमी ज्यादा होती है एनवायरनमेंट में। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि जितनी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है अपॉन जितनी उसको सैचुरेट होने के लिए चाहिए। मान लो हम इसे ऐसे समझें कि एटमॉस्फेयर में 50 यूनिट वाटर वेपर मौजूद है और उसको सैचुरेट होने के लिए चाहिए 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट में हम निकालेंगे तो इनटू 100 कर देंगे तो ये 50% हो जाएगा। अगर यही 75 हो 100 के कंपैरिजन में तो ये 75% है, और यही जब 100 हो जाए तो इसका मतलब जितनी सैचुरेशन के लिए चाहिए थी उतनी मिल गई। इसके बाद क्या शुरू हो जाती है, इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बरसात के दिनों में नमी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है और गर्मी के दिनों में वो कम होती है, क्योंकि सैचुरेशन की लिमिट जो है वो रीच हो जाती है जल्दी। संतृप्तता की जो सीमा, जिस जलवाष्प सांद्रता पर वायुमंडलीय वायु संतृप्त हो जाएगी, किससे, जलवाष्प से,
वो उसकी संतृप्तता की सीमा है। उसकी तुलना में जो उपस्थित जल वाष्प है उसके आधार पर हम सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पता लगाते हैं, और इसीलिए ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंट की टर्म्स में बताया जाता है। आपने कभी मौसम के समाचार सुने हो तो उसमें इस तरह से बताया जाता है कि इस जगह की सापेक्षिक आर्द्रता इतने प्रतिशत है, उसका ये मतलब होता है कि इतने परसेंट का मतलब इसके सैचुरेट होने के लिए जितनी चाहिए उसका कितना परसेंट वेपर यहाँ मौजूद है। जब ये 100% हो जाती है उसके बाद रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हमने ये समझा है कि एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट, एक नम वातावरण में चूंकि ये परसेंट ज्यादा होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, इसलिए वहां क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। जबकि एक ड्राई एनवायरनमेंट में, एक शुष्क वातावरण में जैसा हमारे यहाँ मिलता है, उसमें ये क्या होगा, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। जितनी ड्राइनेस इंक्रीज होगी उतने ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। तो सबसे पहला रिलेशन ट्रांसपिरेशन का जिस एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ लिया जाता है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बाकी सारे फैक्टर इसके आसपास होंगे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी से हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन में लॉस किस चीज का है, वेपर का है, और वेपर की एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन क्या बना रही है, ह्यूमिडिटी। और ट्रांसपिरेशन किस प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूजन से, विसरण से। और विसरण में होता क्या है, सांद्रता प्रवणता का अंतर। यानी बेसिकली ये पूरा वाष्पोत्सर्जन किस पर आधारित है, पत्ती के अंदर वेपर की कंसंट्रेशन और पत्ती से बाहर के एटमॉस्फेयर में वेपर की कंसंट्रेशन के बीच के डिफरेंस पर। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी डिफरेंस घटेगा, यानी ट्रांसपिरेशन घटेगा, और जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ेगी ये डिफरेंस बढ़ेगा और ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया, कौन सा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं हम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिस्कस करने के बाद जो अगला एनवायरमेंटल फैक्टर है जिस पर हम विचार कर सकते हैं वो हम लेते हैं टेम्परेचर। बहुत सीधी सी बात समझ में आती है हमें तापमान के मामले में कि हम सब जानते हैं इस बात को कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने देखा है कि गर्मी बढ़ने पर पत्तियों द्वारा, पौधों द्वारा त्यागे जाने वाले जल की मात्रा बढ़ जाती है वाष्प के रूप में। तो ट्रांसपायरेटरी जो वाटर लॉस है वो इंक्रीज होता है हमेशा का ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पर ये बात प्रैक्टिकली समझ में तो आती है, पर थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करने के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, ये हमें ध्यान देने। क्या? अभी अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन शॉर्ट में उसे कह देता हूं RH की सापेक्षिक आर्द्रता। हमने कहा था कि सापेक्षिक आर्द्रता जब बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन घटता है, और सापेक्षिक आर्द्रता जब घटती है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। तापमान के बढ़ने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझने की बात है। देखो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तो जितनी है उतनी रहने वाली है, मान लो वो 50 है, और हमने कहा कि उसके संतृप्त होने के लिए आपको 100 इकाई चाहिए। तो इस वक्त रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ रही है, 50%। मान लो ये कब हो रहा है, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 30 डिग्री। अब मान लो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री और वो हो गया 40 डिग्री, तो क्या उपस्थित जलवाष्प बदल जाएगी? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तो जो पहले थी उतनी रहने वाली है, तापमान ही तो बढ़ा है। लेकिन क्या चीज बदल जाएगी? बदलती है एटमॉस्फेयर के सैचुरेट होने की लिमिट। उच्च तापमान पर जो वातावरण है वो जलवाष्प की अधिक मात्रा से संतृप्त होगा। कैसे? पहले 50 जो आपकी वाटर वेपर की कंसंट्रेशन थी, उस स्थिति में जब 30 डिग्री टेम्परेचर था तो हम कह रहे थे 100 यूनिट चाहिए, क्या होने के लिए, सैचुरेट होने के लिए। अब ये 50 तो उतना ही है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये जो 100 है, जो पहले 100 पे सैचुरेट हो रहा था एनवायरनमेंट, वो अब 150 पे सैचुरेट हो, यानी कि वायुमंडल की जलवाष्प से संतृप्त होने की मात्रा बढ़ गई, जलवाष्प से संतृप्त होने की उसकी सीमा बढ़ गई, लिमिट बढ़ गई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अब 33%। हम समझ सकते हैं इस बात को।
ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि जब टेम्परेचर कम है, मान लो सर्दी के दिन हैं, तो सर्दी के दिनों में आपकी प्यास बड़े आसानी से 1 गिलास पानी से बुझ जाएगी। पानी का अमाउंट उतना ही है, लेकिन गर्मी के दिनों में वही 1 गिलास पानी आपको दिया जाए तो आपकी प्यास बुझ जाती है क्या? नहीं, वाटर का अमाउंट तो सेम है, पर बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, बॉडी के वाटर से सैचुरेट होने की लिमिट इंक्रीज हो गई। अब आपको 2 गिलास पानी चाहिए। तो अगर उस 1 गिलास पानी के रेस्पेक्ट में देखें तो सर्दी के दिनों में तो वो आपकी पूरी 100% जो प्यास है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, पर गर्मी के दिनों में वो 50% प्यास को भी सेटिस्फाई नहीं करता। बिल्कुल वैसा हो रहा है एनवायरनमेंट में। टेम्परेचर बढ़ने पर वाटर वेपर की कंसंट्रेशन नहीं बदल रही, पर उस वाटर वेपर से सैचुरेट होने की उसकी लिमिट बढ़ गई है, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट गई है। यानी वातावरण में जो आर्द्रता है, नमी है, वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्यों घट जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के सैचुरेट होने की लिमिट घट जाती है। अब इसे ज्यादा वेपर चाहिए, तब जाके सैचुरेट होके ये बरसात करेगा। ओके, तो खैर हम सीधा सीधा रिलेट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है, उस लिहाज से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली तापमान बढ़ने पर वातावरण कैसा हो जाता है? शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है कंपैरेटिवली, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है। दो और चीजें यहां इंपॉर्टेंट देखो, हम सब जानते हैं टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होगा? जब यहां पर हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सन का जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी तो इंक्रीज होगा, तो मोर एवेपोरेशन होगा। जो प्रेजेंट वाटर है लीफ के अंदर वो ज्यादा एवेपोरेट होगा, जब वो ज्यादा एवेपोरेट होगा तो वाटर वेपर ज्यादा जनरेट होगी, तब भी क्या होगा? तब भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी। और इस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के इंक्रीज होने से एक और चीज इंक्रीज हो रही है, वाटर का लॉस लगातार जब बढ़ रहा है, जब वाटर का लॉस लगातार बढ़ रहा है तो सॉइल से एब्जॉर्प्शन तो इंक्रीज हो रहा है। और मान लो उस वक्त सॉइल में पानी की कमी है तो एक लिमिट तक ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो सकती है, पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा जाएगा? नेगेटिव जाएगा। प्लांट स्ट्रेस फील करेगा। याद कीजिए मैंने आपको स्टोमेटल क्लोजर में बताया था कि जब तापमान बहुत उच्च हो जाता है तब पादप जल की कमी को फेस करते हैं, एक तरह का ड्रॉट स्ट्रेस, एक शुष्कता का तनाव पादप फेस करेंगे। और उस केस में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मैंने आपको बताया था एब्सिसिक एसिड, ABA। और एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन इस वक्त क्या इंड्यूस करेंगे? स्टोमेटल क्लोजर। तो यहां पर रंध्रों को बंद करके तापमान के नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकता है। अदरवाइज हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होना यानी ड्राइनेस इंक्रीज होना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होना, ट्रांसपिरेशन बढ़ना, साथ साथ मोर हीटिंग इफेक्ट से ज्यादा वाटर वेपर जनरेट होना, तो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सांद्रता प्रवणता के कारण ट्रांसपिरेशन बढ़ना। ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। ये समझना आसान, लेकिन जो कारण है उनका विश्लेषण, जो कॉज है उनका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, हमने समझा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को और हमने समझा टेम्परेचर को। तीसरे नंबर पर हम यहां इफेक्ट देखते हैं विंड वेलोसिटी, वायु वेग। ये भी एक कारक है जिसके कारण भी वाष्पोत्सर्जन पर फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है देखिए, पत्ती में आपको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से वाटर वेपर बाहर त्यागी जा रही है वो स्टोमेटा है। स्टोमेटा हम जानते हैं गार्ड सेल से कवर्ड है और गार्ड सेल के चारों ओर बाकी की एपिडर्मल सेल्स हैं। तो स्टोमेटा के आसपास वाटर वेपर रिलीज हो गई, तो ये वाटर वेपर एक तरह से इकट्ठी हो गई। मान लो बहुत लंबे टाइम तक बिल्कुल ड्राई एयर है, मतलब आप समझ लीजिए हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तो बहुत लंबे टाइम तक जब यहाँ वाटर वेपर इकट्ठी होने लग जाएंगी तो अंदर और बाहर जो डिफरेंस है वो कम होने लग जाएगा और ट्रांसपिरेशन घटने लग जाएगा। हवा क्या करती है? हवा जब ये चलती है तो इस सरफेस से इन वेपर्स को उड़ाती जाती है, हटाती जाती है। तो यहाँ पर जो वाटर वेपर की एक फिल्म डेवलप हो गई थी, एक उनका एग्रीगेशन हो गया था, जो इकट्ठी हो गई थी, वो यहाँ से हट जाएंगी, तो और ज्यादा लॉस वेपर का बाहर होगा। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि वायु वेग बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ एक और बात ध्यान देने की है, वायु वेग बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जो इकट्ठी जल वाष्प है वो यहाँ से हटाई जा रही है, तो अंदर से उसकी हानि लगातार होती रहती है। लेकिन समझने की बात है कि जब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो आपने विंड वेलोसिटी को बहुत तेज कर दिया,
तो बहुत ज्यादा होने पर इसका इफेक्ट नेगेटिव होता है। इसका इफेक्ट नेगेटिव इसलिए होता है कि ये एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बिल्कुल ड्राई होने पर यहाँ पे बहुत तेजी से वेपर लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से एक वही नेगेटिव इफेक्ट आएगा। फिर से पादप क्या फील करेगा, एक स्ट्रेस कंडीशन फील करेगा, यानी मोर लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी को यहाँ पादप महसूस करेगा। अगेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे और स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। तो हमेशा याद रखो कि वायु वेग के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, पर अत्यधिक होने पर ये एकदम से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि रंध्र बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे विंड वेलोसिटी भी इनिशियली इसको बढ़ाती है, बट ऑन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑफ विंड वेलोसिटी ड्यू टू स्टोमेटल क्लोजर ट्रांसपिरेशन स्टॉप। अत्यधिक वायु वेग लगातार बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। क्यों? रंध्रों के बंद होने के कारण। तो ये आपका 3 महत्वपूर्ण फैक्टर थे जो एटमॉस्फेरिक या हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर थे। इन एनवायरमेंटल फैक्टर में हमने डिस्कस किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, तापमान और वायु वेग। इन तीनों कारकों का हमने वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव देखा। एक चीज यहां और हम देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, दैट इज लाइट। पर लाइट के मामले में आपको ध्यान रखना है कि लाइट का रिलेशन, लाइट में आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। लाइट के वेवलेंथ पे आपका कंट्रोल नहीं है। सनलाइट से जो वेवलेंथ आ रही है वो एक साथ आ रही है, सारे प्रकाश के तरंगें उसमें शामिल है, पर धूप बढ़ने पर क्या बढ़ती? तीव्रता। और जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो बेसिकली साथ में क्या बढ़ता है? तापमान। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर वही हीटिंग इफेक्ट होगा, ऊष्मन प्रभाव, अधिक वाटर वेपर रिलीज होगी, और जैसा इफेक्ट टेम्परेचर का था वैसा आएगा। तो लाइट का इफेक्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम इसकी वेवलेंथ से भी रिलेट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जो रंध्रों के खुलने की क्रियाविधि थी, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो था, उस ओपनिंग में एक स्पेशल वेवलेंथ का रोल है और वो है ब्लू वेवलेंथ। याद रखें, हमने शुरुआत में भी कहा था रंध्रों के खुलने में नीले रंग का प्रकाश महत्वपूर्ण है। जब सुबह होती है, रात्रि से जब सुबह होती है, तो प्रकाश के अंदर जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ज्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट, वायलेट और ब्लू रेंज की जो वेवलेंथ होती है, उसकी वजह से रंध्रों का खुलना प्रेरित होता है। तो ब्लू कलर ऑफ वेवलेंथ आप कह सकते हो, ब्लू कलर ऑफ लाइट, दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नेसेसरी फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये तो तरंगदैर्घ्य का रोल हो गया, और तीव्रता से सीधा सीधा संबंध है कि तीव्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। ये सारे मुख्य कारक थे, वातावरणीय कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स का डिस्कशन, केवल इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनकी टाइप इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग तरह के होते हैं, तो आप इसे सीधा ही समझ सकते हैं। आप देखेंगे इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आएंगे नंबर ऑफ लीव्स, कितनी पत्तियां पौधे में हैं। लीव्स के अलावा उनका सरफेस एरिया भी यहाँ पे काउंट हो जाता है। उसी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हो नंबर ऑफ स्टोमेटा को। तो कुछ ये चीजें जो सीधा सीधा संबंधित है वाष्पोत्सर्जन से, कि पौधे में पत्तियां कितनी, पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कितना है, और उसके अंदर मौजूद रंध्रों की संख्या कितनी है, ये निश्चित तौर पर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेगी। उसके अलावा फिर कुछ चेंजेस, जैसे हम कहें मॉडिफिकेशंस भी यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपने देखा है वाष्पोत्सर्जन को घटाने के लिए पत्तियां क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। पत्तियां कैसी हो जाती हैं? उनके सतही क्षेत्रफल कम हो जाते हैं। उनमें स्पेशल आपको मिल सकते हैं धंसे हुए रंध्र, संकन स्टोमेटा देखने को मिल सकते हैं, यानी कि स्टोमेटा इतने नीचे होंगे, एपिडर्मिस मल्टीपल लेयर होगी कि लॉस ऑफ वाटर घट जाएगा। और कई जगह स्पेशल मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। लीव्स कैन कन्वर्ट्स इनटू स्पाइन,
पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, पत्तियां के अंदर जो रंध्र हैं वो अंदर धंस जाते हैं, उनके ऊपर जो अधिचर्म है वो बहुस्तरीय हो जाती है। ऐसे कई प्रकार के रूपांतरण हम पौधों में देखते हैं। तो ये सब आंतरिक कारकों में शामिल होते हैं, पत्तियों की खुद की आकारिकी, पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों का क्षेत्रफल, पत्तियों में रंध्रों की संख्या, पत्तियों की खुद की संख्या, ये सब चीजें, और पूरी कैनोपी, नंबर ऑफ लीव्स से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, पादप का आवरण जो कितना सतही क्षेत्रफल घेरता है। तो ये सारी चीजें मिलकर प्लांट के इंटरनल फैक्टर बनाते हैं। हम समझ सकते हैं कि इसका वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव क्या होगा। जितनी संख्या अधिक होगी, जितना उनका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जितनी उनमें रंध्रों की संख्या अधिक होगी, क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च होगी। और उससे बचने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने ऊपर बहुस्तरीय अधिचर्म, मल्टीपल लेयर्ड एपिडर्मिस डेवलप करेंगे, अपने स्टोमेटा को डेप्थ में ले जाएंगे, उनको अंदर धंसा लेंगे, या पत्तियां रूपांतरित ही हो जाएंगी। पत्तियों के कार्य कोई और पादप भाग ले लेगा, कोई दूसरा प्लांट पार्ट लीफ के फंक्शन अटेन कर लेगा, जैसे हमने देखा था कैक्टस में, ऐसे और दूसरे प्लांट्स में स्टेम ये फंक्शन ले लेता है। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी में हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो फिलहाल हमने देखा कि आंतरिक कारक पादप की जाति के साथ फिक्स है, कौन सी स्पीशीज का प्लांट है, कौन से एनवायरनमेंट में वो उग रहा है, वहां पर पहले से ही वो एडेप्ट हो चुका है, तो उसके इंटरनल फैक्टर पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं, इन्हें बाहर से नहीं बदला जा सकता। ये प्लांट की जेनेटिक्स से डिसाइड होते हैं, उसके जीन्स इनको डिसाइड करते हैं, प्लस उसकी ग्रोथ में कितना जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो भी कुछ हद तक इन इंटरनल फैक्टर को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ पे प्रभाव डालते हैं, पर मोस्टली ये बाहर से चेंज नहीं किए जा सकते। इसलिए इंटरनल फैक्टर का डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक्सटर्नल फैक्टर पे क्वेश्चंस बार-बार पूछे गए हैं। आप याद रखें कि वाष्पोत्सर्जन पर अलग-अलग कारकों का प्रभाव कैसे होता है। तो ये था वाष्पोत्सर्जन पर वातावरण और आंतरिक कारकों का प्रभाव, यानी अलग-अलग कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित। तो एक तो ये टॉपिक अपना पहले डिस्कशन से रह गया था, इसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा एक दो और छोटे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड हैं, लेकिन हमने अब तक डिस्कस नहीं किए। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, याद कीजिएगा। हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में शुरुआती लेक्चर्स में ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी नेचर पोलर है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लविंग है, जो जल में आसानी से घुलित हो सकते हैं या उसके साथ बन सकते हैं, उनका मूवमेंट मेम्ब्रेन से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन, आपको याद होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, इसकी खुद की नेचर कैसी है, इसकी खुद की नेचर नॉन पोलर है, कुछ इस तरह से शो करते हैं मेम्ब्रेन को, आगे डिटेल में देखेंगे। तो इस नॉन पोलर नेचर की मेम्ब्रेन से कोई पोलर सब्सटेंस आसानी से नहीं गुजर सकता, यही हमने पढ़ा। और मैंने बताया था कि उसके लिए यहां मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ प्रोटीन इसके लिए मददगार होते हैं और इसको रास्ता देते हैं जाने के लिए। ये चैनल हो सकते हैं, आयंस के केस में आयन चैनल होते हैं, कभी कभी ये कुछ कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं, पर बेसिकली ये हेल्प तो ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली इन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोल दिया जाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ ध्रुवीय और जलरागी पोलर और हाइड्रोफिलिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन की सहायता से होता है, पर होता हमेशा कैसा है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता की दिशा में, उसके विपरीत नहीं होता। तो यहां पर ऐसे ही कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को नाम दिया गया। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दे आर कॉल्ड पोरिन्स। पोरिन कैटेगरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है, और इन पोरिन की प्रेजेंस भी कुछ खास जगहों पर देखी गई। कौन कौन सी जगहों पर मिलते हैं पोरिन्स? एक तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है आपकी, उनके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स में इनकी प्रेजेंस देखी गई, कुछ कोशिकांगों में इनको देखा गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। आप जानते हो यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पेशली प्लांट सेल्स में प्लास्टिड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में दो झिल्लियां होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनल है, इनकी आउटर मेम्ब्रेन पर ये मिलते हैं। हमेशा याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन पर
मिलते हैं पोरिन प्रोटीन। और ये कहां मिलते हैं? स्पेशल कैटेगरी है एक बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव। यानी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनके जो सेलुलर एनवेलप है उसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन पर भी ये पोरिन्स मिलते हैं। तो पोरिन की प्रेजेंस स्पेशली कहां देखी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में। तो ये पोरिन उसी तरह के प्रोटीन हैं जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। तो स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं पोरिन्स, जो स्पेशली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। यानी जो पोलर और हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस है, ध्रुवीय और जलरागी प्रकार के जो आपके अणु हैं, कण हैं, उनको अध्रुवीय झिल्ली से होकर गुजारने में, लेकिन कैसे? सांद्रता प्रवणता के अनुदिश, ऑलवेज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कौन हेल्प करते हैं? ये पोरिन हेल्प। इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें केवल वाटर के ट्रांसपोर्ट की, तो एक स्पेशल टाइप के पोरिन्स काउंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्वापोरिन्स। तो एक्वापोरिन्स आर ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और इन एक्वापोरिन में क्या होता है? 8 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिलकर एक चैनल डेवलप कर लेते हैं। तो 8 एक्वापोरिन इस तरह मिलकर एक चैनल बना लेते हैं और इस चैनल से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये टर्म हमने उस टाइम डिस्कस नहीं की, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। पोरिन्स प्रोटीन कहां-कहां मिलते हैं हमने देखा, और पोरिन में स्पेशल कैटेगरी जो केवल वाटर के मूवमेंट से रिलेटेड, दैट इज एक्वापोरिन। एंड एक्वापोरिन ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 8 यहाँ पे पोरिन प्रोटीन इकट्ठे होकर एक पूरा चैनल डेवलप करते हैं जिसे हम एक्वापोरिन्स बोलते हैं। तो यहाँ पोरिन और एक्वापोरिन के बारे में हमने बात की। इसके अलावा कुछ और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को यहाँ पे बताया गया है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हेल्प कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी काम आ सकते हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को जिस मटेरियल को उन्हें ट्रांसफर करना है उसके नंबर और उसकी डायरेक्शन के बेसिस पर 3 तरह का बताया गया है: यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो ये और टर्म थी जो हमें डिस्कस करनी थी। तो देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बेसिकली ये इसको क्या दे रहा है? नॉन पोलर नेचर प्रोवाइड। पर हमें मालूम है कि इसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में हेल्प करने वाले। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के 3 टाइप यहां पे हमने डिस्कस किए हैं। एक को हमने बोला है यूनिपोर्ट, एक को हमने बोला है सिमपोर्ट और एक को हम कह रहे हैं एंटीपोर्ट। तो देखिए इनका बिहेवियर क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये किस तरह के मटेरियल को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो केवल किसी एक सब्सटेंस के ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं। अगर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होगा, और अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी हो सकता है। ये ध्यान रखिए कि ये प्रोटीन्स केवल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही शामिल नहीं है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इंक्लूड हो सकते हैं। पर होगा क्या? अगर यूनिपोर्ट होगा तो केवल एक मॉलिक्यूल, केवल एक टाइप के सब्सटेंस का ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर। सपोज यहां पर कोई सब्सटेंस ए है, अगर उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जाना है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर पे ये यूनिपोर्ट की मदद से दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हम क्या देख सकते हैं? यूनिपोर्ट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस ऑनली। देन सिमपोर्ट का काम क्या है? सिमपोर्ट का काम है कि ये एक साथ 2 मटेरियल, 2 सब्सटेंस अलग अलग नेचर के, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। सिमपोर्ट का जो मूवमेंट है वो हमेशा सिम से यह पता चल रहा है कि डेफिनेटली 2 मटेरियल एक साथ एक ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से ट्रांसफर हो रहे हैं, पर दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसके एग्जांपल आप प्लांट्स के अंदर भी देख सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी देख सकते हैं। आप एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ते हैं, नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ते हैं, वहां ऐसे प्रोटीन खूब इस्तेमाल होते हैं।
तो वहां आप इनकी डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, पर याद रखने की बात है कि सिंपोर्ट में हमेशा दो मटेरियल एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। प्लांट्स में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हमने इसको देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीपोड। तो एंटीपोड प्रोटीन अपने नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाले हैं, तो डेफिनेटली ट्रांसफर इस बार भी दो अलग अलग सब्सटेंस का होगा, पर होगा कैसा? अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए कोई एक प्रोटीन है जो ए को इस तरफ शिफ्ट कर रहा है और बी को इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी एक ही प्रोटीन एक ही टाइम में दो अलग अलग मटेरियल को दो अलग डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। तो ये एंटीपोड प्रोटीन से सिंपोड है एंड यूनिपोड। यूनिपोड में एक ही सब्सटेंस होगा, एक से ज्यादा सब्सटेंस को ट्रांसफर करने वाले मल्टीपोड कह सकते हो आप, पर उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो सिंपोड और एंटीपोड। ठीक है, तो ये टर्म और अपने एक्सप्लेनेशन से रह गई थी, पर आप एक बार जरूर याद रखिए कि बुक ने इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले टॉपिक में मेंशन किया है। ये प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में भी देखे जाते हैं, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। देयर आर एग्जांपल्स इन व्हिच दिस प्रोटीन एक्ट ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो। इसके एग्जांपल आप आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे बचे हुए जो पॉइंट्स थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के, वो हमने डिस्कस कर लिए। इस तरह से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर से जुड़ी हुई लगभग सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो आप उसको मेंशन कीजिए, मैं आने वाले चैप्टर्स के बीच बीच में उनको एक्सप्लेन करता चलूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। थैंक यू।